हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़ेदारी। और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो उसको अच्छा करना है हमें, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे बीज बनता है, कैसे नई वेराइटीज उत्पन्न होती हैं, कौन जो है इसमें हेल्प करता है ना। क्या है, फ्लावर क्यों होते हैं आज एक्चुअली प्लांट्स में, केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और के लिए। हमने बचपन से देखा ये सुंदर फूल है, बस सुंदर फूल है, मतलब फूल सुंदर है। लेकिन फूल सुंदर क्यों है? कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, ताकि परागण हो। प्रकृति ने अपने आप को, अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हर जीव में ऐसी क्षमता दी है कि वो स्वयं ही अपना नई जाति को निरंतर बनाए रखता है। पौधे देखने में ऐसा लगता चलते नहीं है, फिरते नहीं है, जंतु तो यहाँ वहाँ आते जाते हैं। तो पौधों में विभिन्न विभिन्नताएं उत्पन्न की। कुछ पौधे सेल्फ पॉलिनेशन करके, कुछ पौधे क्रॉस पॉलिनेशन करके परागकण उनके पास पहुंचते हैं। परागकण नर कोशिका है। और फ्लावर के अंदर, जायांग के अंदर एक भाग है अंडाशय। अंडाशय में बीजांड है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है, उसमें 8 कोशिकाएं हैं। उसमें से एक अंड कोशिका है और एक द्विध्रुवी कोशिका है ना। इन्हीं में परागकण की जो कोशिका केंद्रक है और इन कोशिकाओं के बीच में संपर्क होता है, जिससे हम निषेचन कहते हैं। और फिर उनसे बीज बनता है नया, और बीज से नया पौधा उत्पन्न होता है। नया पौधा उत्पन्न होना मतलब अपनी ही जाति के नए जीव को उत्पन्न करना, ये जनन है। और इसकी सीढ़ी क्या है, वो हम उन सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रहे हैं, है ना। कि फ्लावर कैसे बना, फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है, फ्लावर के अंदर जायांग कैसे बनता है, पुमंग कैसे बनता है, परागकोश में परागकण कैसे बनते हैं, और जायांग में, अंडाशय में अंडक कैसे बनते हैं। सब चीजें हम लगातार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अब ये सब अंग बन गए, इनकी क्या यूटिलिटी है तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लिया है ना। अब हमने कल जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके कौन कौन से टाइप है। पक्षियों द्वारा होता है तो पक्षी परागण, कीट द्वारा होता है तो कीट परागण, है ना। ऐसे अलग अलग हमने पढ़ा। अभी कल जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा अंजीर में परागण, कीट परागण था, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उसमें साल्विया में परागण, वो भी कीट द्वारा परागण था। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं जल द्वारा परागण। किसके द्वारा? जल द्वारा। मक्के में क्या होता है? मक्के में कल पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि उसके वर्तिकाग्र पर परागकण आके चिपक जाते हैं, क्योंकि वो रेशम के समान बाहर लटके हुए होते हैं। घोंगे द्वारा परागण, ये सब हमने पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे जल द्वारा परागण। मक्के में वायु द्वारा होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं जल द्वारा परागण का एक एग्जाम्पल, जिसका नाम है, उस पौधे का नाम है वेलिसनेरिया। क्या नाम है? वेलिसनेरिया। में जल परागण वेलिसनेरिया में जल परागण। वेलिसनेरिया कैसा पौधा है? जल निमग्न पौधा है, यानी जल के अंदर डूबा हुआ पौधा है। ये बाहर दिखाई नहीं देता। जैसे कमल है, जलकुंभी है, ये प्लावी पौधे हैं, ये जल के ऊपर तैरते हैं। जो वेलिसनेरिया है इसमें स्पेशल प्रकार का परागण होता है। ये एक्चुअली एक लिंगाश्रयी पौधा है। एक लिंगी पौधा है, मतलब नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। इसकी पत्तियां बहुत लंबी, रिबन के समान चौड़ी और चपटी पतली होती हैं, ताकि वो जल में यहाँ वहां आसानी से क्या हो सके, बह सके। अब हम इसमें आते हैं कि यदि एक लिंगी पौधा है
तो नर पौधे में पुष्प उत्पन्न होते हैं, मादा पौधे में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो इनकी नर और मादा कोशिकाएं मिलती कैसे हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो नर पौधा है उसमें स्पेडिक्स पुष्पक्रम होता है और उसमें नर पुष्प लगते हैं। ये नर पुष्प जैसे ही उसमें परिपक्व हो जाते हैं तो वो उस पुष्पक्रम में से टूट जाते हैं और टूटकर पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, वहीं पर तैरते रहते हैं। अब आसपास में ही कौन सा पौधा होगा, मादा पौधा होगा। वो जो मादा पौधा है वो क्या करेगा, उसमें भी फ्लावर उगेंगे। कौन से फ्लावर उगेंगे, मादा पुष्प उगेंगे जिनमें केवल जायांग होगा। नर पुष्प में केवल पुमंग है और मादा पुष्प में केवल क्या है, जायांग है, जिसमें कि बीजांड है, अंड कोशिका है। वो स्पेशल टाइप का होता है जो मादा पुष्प निकल रहा है। जहां पर मादा पुष्प जिस पौधे में निकलता है तो उसका जो पुष्प व्रंत है वो पुष्प व्रंत कुंडलित होता है। कैसा होता है, कुंडलित, स्प्रिंग के समान ऐसे मुड़ा हुआ होता है। जैसे ही मादा पुष्प परिपक्व होता है तो वो कुंडलित जो पुष्प व्रंत है वो खुल जाता है और खुलकर पानी की सतह पर आ जाता है। यानी नर पुष्प तो पानी के ऊपर तैर ही रहा है, मादा पुष्प भी परिपक्व होने के बाद खुलकर पानी में ऊपर आ जाता है। नर पुष्प कहीं ना कहीं उससे आकर टच होता है और उससे परागकण निकलकर, परागकोश फटते हैं, निकलकर और मादा पुष्प में पहुंच जाते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं मादा पुष्प में, तुरंत ही जो मादा पुष्प है जो खुलकर बाहर आया था, तुरंत वो पुनः कुंडलित होता है और कुंडलित होकर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है और वहीं पर निषेचन क्रिया होती है जिससे फल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। ये इस तरह से चौड़ी और चपटी पत्तियां होती हैं वेलिसनेरिया की। इस तरह से चौड़ी और चपटी पत्तियां होती हैं जो पानी के अंदर तैरती हैं। ये पानी की सतह है, इस पानी के अंदर ही ये डूबा हुआ रहता है। ये मादा फीमेल प्लांट है और ये है नर पौधा। अब आप बोलेंगे ये है लेकिन कहाँ है, बना रही। ठीक है, तो बनावट दोनों की एक जैसी होती है, एक ही जैसी जड़ें वगैरह रहती हैं, इसमें पत्तियां निकलती हैं। पत्तियां चौड़ी और चपटी हैं। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पर है। इसमें जो मादा पौधा है इसमें जो पुष्प लग रहा है उसका पुष्प व्रंत इस तरह से कुंडित रहेगा और इसमें यहाँ पर फ्लावर लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, फ्लावर। किस जगह पे, ये है इसका, अलग अलग से बना देती हूँ, ये इसका फ्लावर। ठीक आपको दिख रहा होगा ये पुष्प व्रंत कैसा है, कुंडलित है। ठीक, और जो ये नर पौधा है इसमें जो फ्लावर लग रहा है वो फ्लावर नीचे ही बन रहा है, स्पेडिक्स पुष्पक्रम है और इसमें अंदर की ओर फ्लावर लगे हुए, नर पुष्प लगे। ये है मादा पुष्प, फीमेल। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा इतना पढ़ने के बाद, इसको हम फीमेल फ्लावर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल जायांग है, केवल अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र है। जबकि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं नर पुष्प। नर पुष्प क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल क्या है, परागकोश। केवल क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, मेल फ्लावर। सॉरी। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये नर पुष्प पूरा परिपक्व हो जाएगा तो यहाँ से निकलकर ये नर पुष्प यहाँ पर तैरने लगेगा। क्या होने लगेगा, ऊपर की ओर तैरने लगेगा। यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, कहीं भी पानी के बहाव के साथ ये तैरेगा
और जैसे ही ये फीमेल फ्लावर पूरा परिपक्व हो जाएगा फीमेल पौधे पर, तो ये जो है इसका मैं सेकेंड रूप बना दे रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा और खुलकर ये जो फीमेल फ्लावर है कहाँ आ जाएगा, पानी की सतह पर। ये ऐसे बहुत सारे नर फ्लावर होंगे, वो तैरते तैरते यदि इसके संपर्क में आ जाते हैं, यदि इनमें परागण की क्रिया हो जाती है, तो पुनः ये कौन सी स्थिति में आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा। पुनः जो इसका व्रंत है कुंडलित हो जाएगा और कुंडलित होने के बाद निषेचन की क्रिया होगी, बीज बनेगा और जो इसका फल लगेगा वो यहाँ पर इस तरह कुंडलित अवस्था में ही यहाँ पर फल प्राप्त होगा। फल के अंदर क्या मिलेगा, इनके बीज प्राप्त होंगे। तो इस तरह वेलिस्नेरिया में कौन सा परागण होता है, जल परागण होता है, जल की सहायता से परागण होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकृति का एक नया उदाहरण है कि किस तरह से जल में इनमें एक लिंगी पौधे होते हुए भी परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी और प्रकृति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वह क्रिया यदि पौधों में नहीं हो, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो यदि नहीं हो रही होती तो हमें अपने आसपास इतने सारे पौधे जिनमें बीज लगते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, बीज लगते हैं, वो हमें दिखते नहीं। क्योंकि एक पौधे में बीज नहीं लगेंगे, मान लीजिए बीज नहीं लगेंगे तो अगला पौधा कैसे उत्पन्न होगा। तो बीज बनने के लिए और बीज को अंकुरित होकर नया पौधा उत्पन्न करने के लिए एक क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। और वो क्रिया कौन सी है, उस क्रिया का नाम है निषेचन। कौन सी क्रिया, निषेचन। निषेचन का मतलब है नर कोशिका और मादा कोशिका का मिलना। अब चूंकि पौधों में यह क्रिया 2 बार होती है, किसी भी पौधे में जो पौधे हैं उनमें ये क्रिया कितनी बार होती है, निषेचन की क्रिया 2 बार, इसीलिए उसे कहा जाता है द्विनिषेचन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि द्विनिषेचन क्या है। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, इस क्रिया को समझने के लिए हमें पुराने उस टॉपिक्स पे फिर से जाना पड़ेगा। अब आप बताइए मुझे, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रिवाइज करिए कि ये क्या है, इस भाग का, पुष्प के इस भाग का नाम क्या है, ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में क्लियर करिए। इस भाग का नाम, ये जो भाग हमें दिख रहा है, इसे कहा जाता है स्टिग्मा। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये हिस्सा है वर्तिका। 11th में हम इनके सबके टाइप पढ़ चुके हैं। और ये हिस्सा है अंडाशय। ठीक, अब अंडाशय के अंदर क्या है, अंडाशय के अंदर है बीजांड। अंडाशय के अंदर है बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या है, ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया, बीजांड। और बीजांड के अंदर एक रचना है जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। कौन सी रचना है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं हैं, 8। कितनी कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं। 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गई और बीच में 2 कोशिकाएं। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है जो जनन में भाग लेता है, मादा अंग। और इस मादा अंग को हम क्या बोलते हैं, जायांग। हिंदी में बोले तो जायांग, इंग्लिश में बोलेंगे तो गाइनोशियम।
ये रिवाइज हो गया आपको। यहाँ पर ये एक रचना मैंने बनाई, इसे क्या बोलते हैं, पुमांग, है ना। पुमांग कौन सा भाग है पौधे का, नर भाग है। इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण। परागकण कहाँ बनते हैं, ये पराग कोशों के अंदर। कहाँ बनते हैं, पराग कोशों के अंदर। यदि इसको हम देखें, क्रॉस सेक्शन काटे तो ये रचना हमको कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। और इसके अंदर बहुत, यहाँ पर योजी होगी, यहाँ पर बहुत सारे परतें होंगी और इन परतों के अंदर बने हुए होंगे बहुत सारे परागकण। क्या बने होंगे, बहुत सारे परागकण होंगे। इस रचना का यदि हम क्रॉस सेक्शन ले तो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इसका यदि हम क्रॉस सेक्शन ले बीजांड, तो मेन हिस्से आप समझ रहे हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड, और इसमें, इस बीजांड में भी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, ये 2 कोशिकाएं, ठीक। तो मेन रोल किसका है निषेचन में, आप ये समझे, मेन रोल है ये एक परागकण और इसमें पाई जाने वाली ये कोशिका और ये कोशिका, ये 3 कोशिकाओं का मेन रोल है, ठीक। अब इनके नाम क्या है, इनका नाम है, इसका नाम है अंड कोशिका और इसका नाम है द्विध्रुवी कोशिका। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। परागकण क्या है, ये परागकण है, ये कौन सी कोशिका है, नर कोशिका। यहाँ पर ये कौन सी है, मादा कोशिका, जिसका नाम क्या लिखते हैं, अंड कोशिका, और द्विध्रुवी कोशिका। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें। मैं अभी केवल एक बड़ा सा पुष्प का केवल मादा अंग बना रही हूं, ठीक। इसमें ये क्या है आपको बता दिया अभी मैंने, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और यहाँ पर एक रचना है जिसको हमने क्या कहा, बीजांड है, और इस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश के अंदर ये 3 कोशिकाएं हैं, ठीक, ये अलग है। ये 2 कोशिकाएं हैं, ये अलग है। ये एक कोशिका है, ये अलग है, और ये 2 कोशिकाएं ये अलग। सबके नाम और काम अलग है। ये पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि भ्रूण कोश के अंदर पाए जाने वाली कोशिका और उनके कार्य, ठीक। तो यहाँ पर सब में एक एक केंद्रक है, ठीक। अब यहाँ पर किसी पुष्प का ये जो परागकोश था, ये यहाँ से फटा और यहाँ से क्या निकले, परागकण निकले, हवा द्वारा या कीड़े द्वारा या किसी भी तरह से यहाँ पर एक परागकण पहुंच गया, ठीक। परागकण कैसा होता है, बॉल के समान होता है, जिसमें बाहर की ओर कठोर भित्ति होती है। यानी जैसे आप बहुत, एक कोशिकी है, बहुत छोटा होता है, चारों तरफ से आप देखेंगे तो बड़ा कठोर खुरदुरा सा दिखाई देगा। और ये उसकी बाह्य भित्ति एक्साइन होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अंदर की ओर क्या होती है, एंटाइन, ठीक। इसमें एक कायिक केंद्रक होता है और एक जनन केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक भी जिसको कहते हैं, और ये है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक यानी जो क्या करेगा, आगे जनन क्रिया में भाग लेगा, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अब यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर किसी भी माध्यम से, चाहे स्वपरागण हो चाहे परपरागण हो, किसी भी माध्यम से ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है।
ये द्विनिषेचन की क्रिया का प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। आप इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र से एक प्रकार का रसायन निकलता है और उस वर्तिकाग्र पहचान लेता है कि ये हमारी ही प्रजाति का परागकण है, तभी रसायन निकालना शुरू करता है। और उस रसायन के प्रभाव से ये जो परागकण की बाहरी भित्ति है ये क्या हो जाती है, जो बाहर की ओर की भित्ति है, ये बाहर भित्ति है, ये घुल जाती है। और जैसी बाहर की भित्ति घुल जाती है केवल इतने हिस्से की, तो क्या होने लगता है, अंदर वाली भित्ति तो बहुत ही मुलायम है और ये मुलायम भित्ति धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगती है, नीचे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ये नीचे की ओर बढ़ने लगती है तो यहाँ पर ये जो दो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, सहायक कोशिकाएं, साइनर्जिड्स जिनको कहा जाता है, इनमें से एक रसायन निकलता है। उस रसायन के प्रभाव से ये धीरे 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 नीचे आती है और यहाँ तक ये पराग नलिका पहुंच जाती है। इसे पराग नलिका कहते हैं। चूंकि ये किससे निकली है, परागकण से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जीव द्रव्य भर होता है। भाई नर कोशिका है तो जीव द्रव्य तो होगा ही। केंद्रक कितने हैं, 2 है, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। जब जनन केंद्रक यहाँ पर आ रहा होता है एक केंद्रक, तो इसमें धीरे धीरे विभाजन होता है और एक केंद्रक कितने में बदल जाता है, 2 केंद्रक में। ये 1 और ये 2, ये जनन केंद्रक। ये जो जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक यहाँ से धीरे 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 होते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है। कितने जनन केंद्रक है, नर जनन केंद्रक 2, मेल जेनाइटल न्यूक्लियस। इसके नाम आपको अलग अलग मिलेंगे, कहीं लिखा होगा मेल गैमीट। और ये जो कायिक केंद्रक है ये भी पीछे पीछे धीरे धीरे आता है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इस रचना को जो परागकण से निकली एक नलिका के रूप में और कहाँ तक पहुंची, ये यहाँ पर बीजांड द्वार होता है, तो बीजांड द्वार से यहाँ ये नलिका यहाँ से प्रवेश करती है, सहायक कोशिकाएं जो होती है वहां पर पहुंचती है। तो इस नलिका का नाम क्या है, पराग नलिका। इंग्लिश में यदि हम बोले तो इसे कहा जाता है पॉलन ट्यूब। परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाता है, ये क्या है, परागकण है। कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है और इंग्लिश में से कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक, यहाँ पर आया, वर्तिकाग्र से रसायन निकला जिसके प्रभाव से इसकी बाहरी भित्ति, कठोर भित्ति खुल गई और आंतरिक भित्ति नलिका के रूप में बाहर निकली। उस नलिका को हम पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका के अंदर ही इसका जो नर जनन केंद्रक है उसमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप वो 2 नर जनन केंद्रक बना देता है। दोनों में जो मेल जेनाइटल न्यूक्लियस है, दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या n होती है। n का मतलब है अगुणित, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड केंद्रक होता है ये और क्रोमोसोम की संख्या ओनली कितनी होती है, n। पेयर में नहीं होती, सिंगल n होता है। यहाँ पर एक कोशिका, अभी मैंने चित्र बना के आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ओनली n। ठीक, एक्सेल। ये ही वो रिस्पॉन्सिबल सेल है जो मेल जेनाइटल केंद्रक से निषेचन करेगी और निषेचन करने के बाद इससे एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा और बीज बनेगा। ठीक, अब एक नर केंद्रक अंड कोशिका से क्रिया कर लेगा तो भ्रूण और बीज बनेगा। तो दूसरा नर केंद्रक क्या करेगा, दूसरा नर केंद्रक, ये जो 2 कोशिकाएं हमको दिख रही हैं, द्विध्रुवी कोशिका जिनको कहा जाता है, इनसे क्रिया करेगा। द्विध्रुवी केंद्रक, ये जो द्विध्रुवी केंद्रक है इनसे ये क्या करेगा, दूसरा वाला मेल जेनाइटल सिस्टम,
जो न्यूक्लियस है ये क्रिया करेगा और बनाएगा भ्रूणकोश। ठीक है, तो पहले अपन फिर से समझते हैं। पराग नलिका कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। एग एपरेटस में से ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, जैसे ही पराग नलिका यहाँ आएगी तो ये जो सहायक कोशिका ये फट जाएगी, ये फटेगी और इसमें से ये जो नर केंद्रक है ये दोनों ही कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग सेल का न्यूक्लियस है और ये नर जनन केंद्रक है, इन दोनों का फ्यूजन होगा। अब दूसरा वाला जो नर जनन केंद्रक है वो कहाँ पहुंचेगा, द्विध्रुवी कोशिका में। एक बार निषेचन यहाँ हो गया, एग सेल के साथ में नर जनन केंद्रक ने क्रिया की और इसके फलस्वरूप भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर बनेगा बीज। ठीक है, अब दूसरा वाला जो नर जनन केंद्रक है, ये नर जनन केंद्रक द्विध्रुवी कोशिका से निषेचन करेगा और निषेचन के पश्चात द्विध्रुवी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या है 2n। जो नर केंद्रक आए हैं दोनों कितने केंद्रक वाले हैं, n क्रोमोसोम वाले हैं। ये इसके साथ में क्रिया करेगा, कौन सी क्रिया, निषेचन की क्रिया। देखो द्विनिषेचन, पहला निषेचन अंड कोशिका के साथ और अंड कोशिका से क्रिया होने से क्या प्राप्त होगा, भ्रूण और बीज। और जो दूसरा नर केंद्रक है वो द्विध्रुवी केंद्रक से निषेचन की क्रिया करेगा, जुड़ेगा, जिसके फलस्वरूप 3 केंद्रक हो जाएंगे। कितने केंद्रक हो जाएंगे, 3 केंद्रक यहाँ पर जुड़ जाएंगे और उसके फलस्वरूप बनेगा भ्रूण पोष। भ्रूण पोष, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। ठीक, इस क्रिया को अब मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। देखो भाई, पहला नर जनन केंद्र, ये द्विनिषेचन बोला है ना आपने, तो वो ये पहला निषेचन होने जा रहा है। नर जनन केंद्रक पहला निषेचन किसके साथ में करता है, प्लस कौन सी कोशिका, अंड कोशिका। ये अंड कोशिका कहाँ पर थी, यहाँ पर। ठीक, अब इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या n है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या n है। इसके फलस्वरूप, इनके निषेचन के फलस्वरूप इन दोनों में क्या हो गया, निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप जो बनेगी कोशिका, उस कोशिका को हम बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे हम, भ्रूण। और भ्रूण से बाद में बीज बनेगा। अब निषेचन होने पर ये जो भ्रूण बना है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 2n। बीज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 2n। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर 2 केंद्रक मिले हैं। कितने केंद्रक मिले हैं, 2 केंद्रक। कब, पहले निषेचन में। ये पहला निषेचन, फर्स्ट निषेचन, पहला निषेचन। पहला निषेचन में ये 2 कोशिकाएं मिल रही हैं और इनके मिलने से भ्रूण बन रहा है, बीज बन रहा है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित है। अतः इसमें सिंगल जो क्रोमोसोम थे वो आपस में क्या हो गए, मिलकर डबल हो गए। इस क्रिया को कहा जाता है, यानी पहले निषेचन को कहा जाता है द्विसंलयन। कौन सी क्रिया कहा जाता है इसको, पहले निषेचन को, और क्या कहा जाता है, द्विसंलयन। यहाँ पर संलयन मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स जुड़ना। 2 केंद्रक जुड़ रहे हैं, अतः कौन सी क्रिया हो रही है, द्विसंलयन। ठीक है, पहला निषेचन में कौन सी क्रिया होती है, द्विसंलयन। द्विसंलयन में 2 केंद्रक जुड़ते हैं, कौन कौन से जुड़ते हैं, एक अंड कोशिका का और एक नर जनन केंद्रक का। दोनों जुड़कर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक, ये पहला निषेचन हो गया डबल निषेचन का। और अब उसके बाद हम आते हैं किसमें, द्वितीय निषेचन। ठीक, आप द्वितीय निषेचन में यहाँ पर ये अंड कोशिका वाला काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं हम। आप द्वितीय निषेचन में क्या होता है, दूसरा वाला नर जनन केंद्रक होगा, ये दूसरा नर जनन केंद्रक।
ये दूसरा वाला जो नर जनन केंद्रक है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? इसमें भी n होगी। ये अब यहाँ पर आता है और द्विध्रुवी केंद्रक से निषेचन करता है। द्विध्रुवी केंद्रक, और द्विध्रुवी केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या है 2n। कितनी है? 2n, डबल है, जोड़े में है। अब इन दोनों में, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 केंद्रक जुड़ेंगे, 3, क्योंकि ये तो दो अपन को अलग से केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये जब जुड़ेंगे आपस में तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? इनमें जब आपस में निषेचन होगा, किसमें किसमें? नर केंद्रक में और द्विध्रुवी केंद्रक में, तो उसके फलस्वरूप जो रचना बनेगी उस रचना का नाम है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n होती है क्योंकि 3 केंद्रक मिले हैं। इस क्रिया को, चूंकि इसमें 3 केंद्रक मिल रहे हैं, अतः इस क्रिया को कहा जाता है, यानी द्वितीय निषेचन को, ये जो द्वितीय निषेचन है, इस द्वितीय निषेचन को त्रिसंलयन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, ये हो गए 2 निषेचन। चूंकि एक ही परागनलिका आई, उसमें 2 केंद्रक आए, एक ने यहाँ पर निषेचन किया, एक ने यहाँ पर निषेचन किया, 2 बार निषेचन हुआ, इसीलिए इस क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है, जिसमें पहले निषेचन में द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण और बीज बनते हैं, और दूसरे निषेचन के फलस्वरूप 3 त्रिगुणित भ्रूणकोश प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और द्विसंलयन, त्रिसंलयन दोनों जब क्रियाएं हो जाती हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है और भ्रूणकोश बनता है। और ये क्रिया प्रकृति के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। यदि भ्रूण बन भी गया और भ्रूणकोश नहीं बना, तो कई बीज ऐसे होते हैं जिनको भ्रूणकोश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भ्रूणकोशी बीज में भ्रूणकोश का बनना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जो बीज उत्पन्न होगा वो जीवनक्षम नहीं होगा, जीवनक्षम बीज उत्पन्न नहीं होगा। और जो भ्रूणकोश है वो करता क्या है? तो भ्रूणकोश भ्रूण कोशिका को अंकुरित होते समय पोषण प्रदान करता है। जब कोई भ्रूण विकसित होता है, वृद्धि करता है, विभाजन करता है, तो उस समय उसको पोषण देने का कार्य कौन करता है? भ्रूण कोश, जो कि क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन द्वारा बनता है, त्रिगुणित होता है, और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, बीज द्वारा ही नया पौधा उत्पन्न होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था द्विनिषेचन,
और मैं समझती हूँ आपको मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके संबंध में ये काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है, द्विनिषेचन। और इसमें द्विसंलयन क्या है आपको मालूम होना चाहिए, डबल फ्यूजन। एंड त्रिसंलयन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। और अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। इनमें बीजांड में 2 कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका। जब अंड कोशिका से नर केंद्रक क्रिया करता है तो उस क्रिया को हम द्विसंलयन कहते हैं, क्योंकि 2 केंद्रक मिले हैं इसे। और इससे उत्पन्न जो रचना है उसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से फिर आगे चलकर बीज बनता है। दूसरा वाला नर केंद्रक दूसरी बार निषेचन करता है और वो दूसरा नर केंद्रक द्विध्रुवी केंद्रकों से सहयोग करता है। चूंकि वहां पर 2 केंद्रक है, अतः इस क्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं, जिसके इस निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणकोश बनता है, जो कि ट्रिपल उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका कोई कार्य नहीं होता, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसा कि इसका नाम है भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूण कोश है वो अलग तरीके से विकसित होता है, युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद के रूप से, और जो एंजियोस्पर्म है इनमें अलग रूप से विकसित होता है। अतः कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो भ्रूण कोश है युग्मकोद्भिद होता है। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये जो है बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणु के समान उत्पन्न होता है, क्योंकि इनमें लगातार विभाजन होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भ्रूणपोष केवल एक कार्य की रचना है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया किसके बारे में, द्विनिषेचन के बारे में। द्विनिषेचन का क्या महत्व है, तो द्विनिषेचन से ही जीवन क्षम यानी जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता वाले बीज उत्पन्न होते हैं। यदि इन दोनों में से एक भी निषेचन फेल हो जाए तो उस बीज में या तो भ्रूण नहीं होगा या भ्रूणकोश नहीं होगा, तो उस बीज का अंकुरण नहीं होगा और पौधा जन्म नहीं लेगा। ठीक है, तो बीज तो होगा लेकिन पौधे को जन्म नहीं दे पाएगा। और इस निषेचन में चूंकि भ्रूणपोष बनता है, अतः भ्रूण को विकसित होने के लिए पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया द्विनिषेचन। इसके अंदर कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न बनता है इसकी खोज किसने की थी, हमने स्किप कर दिया। तो इसकी खोज की थी वैज्ञानिक नवाश्चिन ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किसने खोज की थी इनकी, इसकी डबल निषेचन की नवाश्चिन ने की थी आवृतबीजी पौधों में। और उसके बाद ये वर्णन पूरा हमने। अब इसमें प्रश्न क्या बनते हैं कि द्विनिषेचन क्या है, इसका क्या महत्व है, द्विसंलयन क्या है, इसका क्या महत्व है, त्रिसंलयन क्या है, इसका क्या महत्व है। और प्रश्न बनता है कि जिस पौधे के फ्लावर के फूल के जिस भाग में द्विनिषेचन की क्रिया होती है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और उसमें से कौन सी कोशिकाएं निषेचन में भाग लेती हैं। तो ये सब आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ। और बच्चों, मैं वीडियो के बीच बीच में छोटे छोटे से क्लिप्स डायग्राम्स के आपको दे रही हूँ, जो बोर्ड में मान लीजिए इतना क्लियर नहीं होता है तो आपको उसमें मैं दे रही हूँ। आप उसको समझिए, जहाँ नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने पढ़ा है। पहला तो वेलिसनेरिया में किस माध्यम द्वारा परागण होता है। वेलिसनेरिया का मादा पुष्प कहाँ पर उत्पन्न होता है और कहाँ पर निषेचन करता है। तीसरा, द्विनिषेचन क्या है। तीसरा प्रश्न है द्विनिषेचन क्या है। चौथा प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज किसने की। और पांचवा प्रश्न है भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आप जरूर इसको हल करिए और जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट है तो आप जरूर पूछिए। डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का हमें संकोच नहीं करना है और आपको बिल्कुल पूछना है। जहां नहीं समझ में आए तो पूछिए।
और बीच बीच में जो क्लिप्स दी जा रही हैं वीडियो के बीच में, उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और लगातार बने रहिए। आप जो वीडियो है इनको और भी लोगों तक शेयर करिए। मैं चाहती हूँ इस लॉकडाउन में जब स्कूल नहीं लग रहे हैं, कोचिंग नहीं लग रही हैं, तो किसी भी बच्चे को परेशान ना होना पड़े, कोई भी बच्चा परेशान ना हो, वीडियो के द्वारा अपना अध्ययन कर सके। इस हिसाब से मैं मीडियम लेवल के वीडियोस आपको भेज रही हूँ। बहुत हाई लेवल के नहीं है, मीडियम लेवल के हैं कि मीडियम लेवल के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। तो इसको आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए।